आज के लेक्चर में हम लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम का प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे ये कि रूट फंक्शन की किस वैल्यू को कहते हैं, और फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे ऐसे फंक्शंस की जिनके लिए रूट एग्जिस्ट करता है और ऐसे फंक्शन की जिसके लिए रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। और लास्ट में हम लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम के अंदर एक कैटेगरी ऑफ फंक्शंस देखेंगे जिनके रूट्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम डेफिनेशन करने लगे हैं रूट ऑफ ए फंक्शन की, कि फंक्शन का रूट हम किस चीज़ को कहेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास ए आर का सबसेट है और फ़र्ज़ करें एफ ए से आर के ऊपर एक फंक्शन है। अगर हमें एक नंबर सी मिल जाए डोमेन में से इस तरह का कि जब हम उस सी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें एफ ऑफ सी और उसका आंसर 0 आ जाए, तो जो नंबर सी हमें मिला है सेट ए में से, उस नंबर सी को हम कहेंगे कि वो फंक्शन एफ का रूट है। अगर ए आर का सबसेट है, एफ ए से आर पे एक फंक्शन है, अगर डोमेन ए में एक नंबर सी इस तरह का मौजूद है कि एफ ऑफ सी का आंसर 0 है, तो हम नंबर सी को कहेंगे वो फंक्शन का रूट है। क्या हर फंक्शन का रूट मिल जाता है? पहले हम एक ऐसे फंक्शन की एग्जांपल देखते हैं जिसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है। फ़र्ज़ करें एफ हमारे पास आर से आर पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है और एफ ऑफ एक्स का फार्मूला है साइन एक्स। ज़रा ढूंढें कोई नंबर सी जो डोमेन में से हो और जिसके लिए एफ ऑफ सी यानी साइन ऑफ सी का आंसर 0 आ जाए। ऐसा सी अगर हमें मिल गया डोमेन में से, डोमेन हमारी इस वक्त सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, तो ऐसे नंबर सी को हम कहेंगे वो इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का रूट है। क्या कोई ऐसा नंबर है? बहुत आसानी के साथ आपको याद आ रहा होगा कि एफ ऑफ 0 यानी साइन 0 का आंसर जो है वो 0 आता है। इसका मतलब है ये जो 0 हमारे पास डोमेन में से है, ये हमारा नंबर सी है जिसके लिए एफ ऑफ सी का आंसर 0 आ रहा है। ये हमारे पास इस फंक्शन का रूट है। 0 एक रियल नंबर है, ये इस फंक्शन एफ का रूट है क्योंकि एफ ऑफ 0 यानी साइन 0 का आंसर 0 है। क्या ऐसे और नंबर्स भी हैं? बिल्कुल, आपको याद आ रहा होगा कि अगर मैं एफ ऑफ पाई सॉल्व करूं यानी साइन पाई सॉल्व करूं, तो साइन पाई का आंसर कितना होता है? साइन पाई का आंसर 0 होता है, बल्कि साइन 2 पाई का आंसर भी 0 होता है, साइन 3 पाई का आंसर भी 0 होता है, साइन माइनस पाई का आंसर भी 0 होता है, साइन माइनस 2 पाई का आंसर भी 0 होता है। जनरली ये सारे नंबर्स पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 2 पाई और सो ऑन, ये सारे के सारे इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स के रूट्स हैं। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए अगर हम नंबर n पाई लेते हैं, ये हमारी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स में मौजूद है और एफ ऑफ n पाई का आंसर साइन n पाई का आंसर 0 आता है, तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स के रूट्स हैं। हमने एक एग्जांपल देखी है जिसमें हमने फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिफाइन किया है पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर, और हमने देखा है कि इस फंक्शन के हमें इन्फिनिट रूट्स मिल रहे हैं। ज़रा एक ऐसे फंक्शन की एग्जांपल देखते हैं जिसके रूट्स नहीं मिल रहे हैं। एफ मेरे पास फंक्शन है आर से आर के ऊपर और एफ ऑफ एक्स का फार्मूला है एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ढूंढना चाहते हैं हम डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स में से एक ऐसा नंबर सी कि जब हम एफ ऑफ सी सॉल्व करें यानी सी स्क्वेयर प्लस 1 सॉल्व करें और आंसर हमारे पास 0 आ जाए। क्या कोई ऐसा रियल नंबर सी मौजूद है कि सी स्क्वेयर प्लस 1 का आंसर 0 हो? ऐसा कोई भी रियल नंबर मौजूद नहीं है। जब भी मैं यहाँ कोई सा भी रियल नंबर सी लिखूँगा, 0 लिखूँ फ़र्ज़ करें तो आंसर 1 आ जाएगा, प्लस का लिखूँ तो उसका स्क्वेयर और 1 ऐड करके कभी भी 0 नहीं आएगा, माइनस का लिखूँ तो उसका स्क्वेयर भी पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नंबर और 1 को ऐड करके 0 नहीं आएगा। ऐसा कोई भी रियल नंबर सी मौजूद नहीं है। तो हमारे पास इस फंक्शन के लिए कोई रियल नंबर सी मौजूद नहीं है कि एफ ऑफ सी यानी सी स्क्वेयर प्लस 1 का आंसर 0 आ जाए, यानी हमारे पास इस फंक्शन का कोई रूट मौजूद नहीं है। हमने डिफाइन किया है
किसी रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए रूट डोमेन का कौन सा एलिमेंट होता है। ऐसे फंक्शन की एग्जांपल देखी है जिसके हमें इन्फिनिट रूट्स मिल रहे हैं, और ऐसे फंक्शन की एग्जांपल देखी है जिसका कोई भी रूट नहीं मिल रहा है। आखिर किस तरह के फंक्शन होंगे जिनके रूट्स हमें मिल जाया करेंगे। इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। हम उनमें से खास कैटेगरी वाले फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। हम बात करने लगे हैं लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम की। अगर फर्ज करें हमारे पास फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी से आर के ऊपर डिफाइन किया गया है और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इस वक्त इस फंक्शन में दो खूबियां हैं। एक, इसकी डोमेन एक खास तरह का सेट है क्लोज इंटरवल ए बी, और एक खूबी ये है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसके अलावा अगर फंक्शन में एक खूबी और भी हो कि फंक्शन की वैल्यू इंटरवल के पहले पॉइंट पर नेगेटिव और लास्ट पॉइंट पर पॉजिटिव हो, या इंटरवल के लास्ट पॉइंट पर नेगेटिव और पहले पॉइंट पर पॉजिटिव हो, अगर ये सारी खूबियां फंक्शन में मौजूद हों तो थ्योरम हमें ये कहता है कि ओपन इंटरवल ए बी में एक नंबर सी ज़रूर ऐसा मिलेगा जिसके ऊपर फंक्शन का आंसर 0 होगा, एफ ऑफ सी 0 आएगा, यानी वो नंबर सी इस फंक्शन का रूट होगा। दोबारा दोहरा देता हूं, अगर फंक्शन की डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी हो, फंक्शन कंटिन्यूअस हो, डोमेन के फर्स्ट और लास्ट पॉइंट में से एक पे फंक्शन नेगेटिव दूसरे पे पॉजिटिव, या दूसरे पे नेगेटिव और पहले पे पॉजिटिव हो, तो ऐसी सूरत में थ्योरम हमें गारंटी देता है कि एक नंबर सी ओपन इंटरवल ए बी में जरूर होगा जिसके ऊपर फंक्शन का आंसर 0 आ जाए। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ हमने दो केसेस में करना है। एक इस केस में कि ए के ऊपर फंक्शन का आंसर नेगेटिव और बी पे पॉजिटिव हो, और एक इस केस में कि बी पे नेगेटिव और ए पे फंक्शन का आंसर पॉजिटिव हो। हम इनमें से फिलहाल अज्यूम कर रहे हैं कि ए के ऊपर फंक्शन का आंसर नेगेटिव है और बी के ऊपर फंक्शन का आंसर पॉजिटिव है। जिस तरह से हम इस केस में डील करेंगे, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर हम एफ ऑफ बी नेगेटिव और एफ ऑफ ए पॉजिटिव के केस को भी डील करेंगे। इस दूसरे केस का प्रूफ मैं नहीं करवाऊंगा, सिमिलर लाइंस पे आप कर सकते हैं। मैं बस इसी केस का प्रूफ करवाऊंगा कि अगर एफ ऑफ ए नेगेटिव और एफ ऑफ बी पॉजिटिव है। अब मुझे ढूंढना है एक नंबर सी, जिस नंबर सी के ऊपर फंक्शन का आंसर 0 आ जाए, जो नंबर सी फंक्शन का रूट हो। वो नंबर कैसे ढूंढा जाए, इसके लिए हम जरा इस फंक्शन के ग्राफ की हेल्प लेते हैं। फंक्शन मेरे पास जो है वो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट के ऊपर डिफाइन किया गया है। ए के ऊपर फंक्शन का आंसर नेगेटिव है, एफ ऑफ ए 0 से छोटा है, एफ ऑफ ए 0 से छोटा है, नेगेटिव है, यानी यहाँ कहीं है एफ ऑफ ए। ये पॉइंट मेरे पास एफ ऑफ ए है, ये बी है, और हम सपोज कर रहे हैं कि एफ ऑफ बी पॉजिटिव है, यहाँ कहीं एफ ऑफ बी है, फर्ज कर लेते हैं। मैं फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहता हूँ इस बात का इस्तेमाल करके कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्योंकि फंक्शन की डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी है, जिसका हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है, और फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए इसके ग्राफ में कोई गैप नहीं आएगा। फंक्शन का ग्राफ एफ ऑफ ए से स्टार्ट होगा, एफ ऑफ बी तक जाएगा, दरमियान में कहीं गैप नहीं आएगा। तो फंक्शन का ग्राफ जो है, फर्ज करें हमारे पास इस तरह का बन रहा है। क्या इस ग्राफ को देख के आप कह सकते हैं कि एक नंबर सी मौजूद है ए और बी के इन बिटवीन, जिसके ऊपर एफ का आंसर 0 आ गया है? जी बिल्कुल आप कह सकते हैं, वो ये नंबर है सी, और इस नंबर सी के ऊपर फंक्शन का आंसर 0 आ गया है। अब ये नंबर सी हम ढूंढना चाहते हैं। हम इस नंबर सी को ढूंढने के लिए क्या तरीका अख्तियार करेंगे? इस नंबर सी को ढूंढने के लिए हम जो तरीका कार अख्तियार करेंगे, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे एक तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी का, जो हमें ये कहता है कि अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन डोमेन के किसी पॉइंट सी के ऊपर कंटिन्यूअस हो और हमारे पास डोमेन में एक सीक्वेंस एक्सन हो जो सी को कन्वर्ज कर रही हो, तो फिर एफ ऑफ एक्सन एफ ऑफ सी को कन्वर्ज किया करती है। और दूसरा हम इस्तेमाल करेंगे स्क्यूज या सैंडविच थ्योरम सीक्वेंसेस के लिए। अगर हमारे पास 3 सीक्वेंसेस हों, से सीक्वेंस वाई एन की हर टर्म जो है वो एक्स एन और जी एन के इन बिटवीन है, और आपने
वो सीक्वेंस जिसकी टर्म्स छोटी हैं उसकी लिमिट सॉल्व की, और वो सीक्वेंस जिसकी टर्म्स बड़ी हैं उसकी लिमिट सॉल्व की, और दोनों सीक्वेंसेस की लिमिट का आंसर सेम आया। तो स्क्यूज थ्योरम ये कहता है कि वो सीक्वेंस जिसकी टर्म्स इन दोनों सीक्वेंसेस के दरमियान में है वो सीक्वेंस भी नंबर एल को कन्वर्ज करेगी। ये हमने रियल सीक्वेंसेस के लिए थ्योरम सीखा हुआ है, हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल करने के लिए तरीकाकार क्या अख्तियार करेंगे, हम डोमेन में दो सीक्वेंसेस बनाएंगे जो दोनों एक नंबर सी को कन्वर्ट कर रही होंगी, और वही नंबर सी जो है हमारा फंक्शन का रूट होगा। उसके लिए हम स्टार्ट में कर ये रहे हैं कि ये जो इंटरवल है हमारे पास डोमेन का ए से बी, हम इसमें ए को A1 कह रहे हैं, बी को B1 कह रहे हैं, और इस इंटरवल का नाम हम A1 से B1 रख रहे हैं। ए को हमने A1 कह लिया, बी को हमने B1 कह लिया, इंटरवल को हमने I1 कह लिया। इस इंटरवल की जो लेंथ है हमारे पास B1 माइनस A1, हम उसको कह सकते हैं वो बेसिकली B माइनस A है ओवर 2 पावर 0। ये हमारे पास इस इंटरवल की लेंथ है। हम इस इंटरवल का मिड पॉइंट लेंगे P1। P1 के ऊपर हम देखेंगे कि फंक्शन का आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या हो सकता है P1 के ऊपर फंक्शन का आंसर 0 हो। अगर तो फंक्शन का आंसर P1 पे 0 आ जाए तो फिर तो मसला ख़त्म हो गया, P1 ही फंक्शन का रूट है। हम P1 लेट कर लेंगे A1 और B1 का मिड पॉइंट। अगर तो f ऑफ P1 0 आ गया तो यही वो नंबर C है जिसकी हमें तलाश थी, जिसके ऊपर f ऑफ C का आंसर 0 था, जो कि फंक्शन का रूट था, और हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। लेकिन अगर f ऑफ P1 का आंसर 0 नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि f ऑफ P1 नेगेटिव हो या f ऑफ P1 पॉजिटिव हो। अगर फ़र्ज़ कर लें f ऑफ P1 जैसे कि इस फिगर में है, ये हमारे पास f ऑफ P1 है, ये पॉजिटिव है। अब ज़रा देखें फंक्शन का रूट जो नंबर C है वो कहाँ पर है। क्या वो A1 और P1 के दरमियान है या P1 और B1 के दरमियान है। A1 पे फंक्शन नेगेटिव है, P1 पे फंक्शन पॉजिटिव है, इनके दरमियान किसी नंबर C के ऊपर फंक्शन 0 हो रहा है। इसका मतलब है अब हमारे पास जो रूट है वो A1 और P1 के दरमियान है। हम ऐसा करेंगे कि A1 को A2 कह लेंगे और P1 को B2 कह लेंगे, और A2 और B2 के दरमियान इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है इसके मिड पॉइंट के ऊपर फंक्शन का आंसर 0 हो, या मिड पॉइंट पे फंक्शन का आंसर 0 ना हो, मिड पॉइंट पे पॉजिटिव या नेगेटिव हो। हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। और अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास f ऑफ P1 नेगेटिव है, इस सूरत में हमारे पास फंक्शन का ग्राफ किस तरह का है कि a के ऊपर फंक्शन नेगेटिव है, b के ऊपर फंक्शन पॉजिटिव है, ये इसका मिड पॉइंट P1 है, P1 के ऊपर फंक्शन नेगेटिव है, तो फंक्शन के ग्राफ की शेप कुछ इस तरह की बन रही है। P1 के ऊपर फंक्शन नेगेटिव है, फंक्शन की वैल्यू 0 अब कहाँ आ रही है, इस नंबर के ऊपर। ये नंबर इस वक्त P1 और B के दरमियान है। A को हम A1 कह चुके, B को हम B1 कह चुके, हम कह सकते हैं वो नंबर C जिसके ऊपर फंक्शन का आंसर 0 हो रहा है वो P1 और B1 के दरमियान है। हम सिमेट्री को कायम रखने के लिए हमेशा जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन नेगेटिव है उसको A से डिनोट किया करेंगे और जिस पे पॉजिटिव है उसको B से। तो हम इस P1 को नाम दे लेंगे A2 का और B1 को नाम दे लेंगे B2 का, और अब हम कहेंगे कि फंक्शन का जो रूट है वो A2 और B2 के इन बिटवीन है। ऐसी सूरत में हम A2 P1 को कह लेंगे, B2 B1 को कह लेंगे, और इनके दरमियान रूट को फाइंड आउट करेंगे। कोई सा भी केस हो, चाहे ये वाला और चाहे ये वाला, हम I2 नाम दे लेंगे A2 B2 इंटरवल को। A2 B2 इंटरवल या ये वाला A2 B2 इंटरवल, दोनों में से कोई सी भी सिचुएशन हो, हम I2 A2 B2 इंटरवल को कह लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास I2 है वो I1 का सबसेट है। यहाँ से लेके यहाँ तक I1 है, यहाँ से यहाँ तक I2 है,
I2 I1 का सबसेट है, इस केस में भी I2 I1 का सबसेट है। और चाहे ये केस हो और चाहे ये केस हो, A2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और B2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। A2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, B2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। दोनों केसेस में A2 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव और B2 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। और ये जो अब हमने सब इंटरवल लिया है, इसकी लेंथ कितनी है? पहले की लेंथ के मुकाबले में हाफ है। पहले लेंथ b माइनस ए थी, अब उससे हाफ हो गई है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। अब b माइनस ए ओवर 2 आ गई है। b2 माइनस a2 जो है I2 इंटरवल की लेंथ, वो b माइनस ए ओवर 2 आ गई है। अब हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। सपोज कर लेते हैं कि हमने इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखा है। I2 के बाद हमने I3 बनाया है, I3 के बाद हमने I4 बनाया है और हमारे पास IK तक जो है वो क्लोज इंटरवल्स बन गए हैं। बारी बारी बाइसेक्शन का प्रोसेस करने से आप बहुत आसानी से गेस कर सकते हैं कि जब नेक्स्ट इंटरवल बनाएंगे और B3 माइनस A3 मालूम करेंगे तो लेंथ मज़ीद पहले से हाफ हो जाएगी। अभी b माइनस ए ओवर 2 है लेंथ, इसको मज़ीद 2 से डिवाइड करेंगे तो ये b माइनस ए ओवर 2 का स्क्वायर हो जाएगी। अगर आप फोर्थ स्टेप पे जाएंगे, B4 और A4 लेंगे और B4 माइनस A4 मालूम करेंगे तो वो मज़ीद लेंथ हाफ हो जाएगी। वो b माइनस ए ओवर 2 स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो b माइनस ए ओवर 2 का क्यूब हो जाएगी और सो ऑन। इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे। फाइनली हमारे पास इंटरवल IK, AK, BK बन चुका है जिसमें f ऑफ AK नेगेटिव है, f ऑफ BK पॉजिटिव है और इंटरवल IK की जो लेंथ है वो b माइनस ए ओवर 2 पावर k माइनस 1 है। देख लें, जब इंटरवल पहली दफ़ा हमने I1 बनाया था उसकी लेंथ में डिनोमिनेटर में 2 पावर 0 आई थी। जब हमने इंटरवल I2 बनाया था तो उसकी लेंथ b माइनस ए ओवर 2 की पावर 1 आई थी। B2 माइनस A2 में 2 की पावर 1 आई थी। B3 माइनस A3 में डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर आया था। B4 माइनस A4 में डिनोमिनेटर में 2 का क्यूब आया था। तो जब हम बात करेंगे इंटरवल IK की लेंथ की, BK माइनस AK में नीचे 2 की पावर k माइनस 1 आएगी। हम यहाँ तक प्रोसेस कर चुके हैं। अब फिर वही काम करेंगे कि इस इंटरवल का मिड पॉइंट PK मालूम करेंगे। हो सकता है इस P के ऊपर फंक्शन की वैल्यू का आंसर 0 आ जाए। अगर आ गया तो मसला हल हो गया। यही C हमारे पास फंक्शन का रूट है, इसके ऊपर f ऑफ C का आंसर 0 है। वो जो नंबर C हमने ढूंढना था वो हमें मिल गया है। और अगर f ऑफ PK का आंसर 0 नहीं आया तो फिर वही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है f ऑफ PK नेगेटिव हो सकता है f ऑफ PK पॉजिटिव हो। अगर f ऑफ PK नेगेटिव है, ये A के B के इंटरवल है, हमने इस सब इंटरवल A के B के का मिड पॉइंट PK मालूम किया, PK के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। तो ज़रा याद करें क्या प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए अब हमारे पास रूट यहाँ पर है, PK और BK के दरमियान है। पहले पॉइंट को हम AK प्लस 1 कह लेंगे और सेकंड पॉइंट को हम BK प्लस 1 कह लेंगे। ऐसी सूरत में हम PK को AK प्लस 1 कह लेंगे, BK को BK प्लस 1 कह लेंगे और अगर पॉजिटिव है फिर क्या करेंगे देख लेते हैं सिचुएशन। AK, BK, यहाँ इनका मिड पॉइंट PK, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। अब हमारा रूट इस पोर्शन में है। अब हम इस सब इंटरवल का मिड पॉइंट लेंगे, उसके लिए इस पॉइंट को AK प्लस 1 कह लेंगे और इस पॉइंट को BK प्लस 1 कह लेंगे। हम AK को AK प्लस 1 कह लेंगे, PK को BK प्लस 1 कह लेंगे और नेक्स्ट टाइम जो अब हम सब इंटरवल लेंगे वो AK प्लस 1 से BK प्लस 1 तक का लेंगे। IK प्लस 1 AK प्लस 1 से BK प्लस 1 तक का होगा। ये जो सब इंटरवल IK प्लस 1 है ये IK का सबसेट होगा। ये इसका सबसेट ये वाला है IK प्लस 1, या ये वाला इसका सबसेट IK प्लस 1 है। IK प्लस 1 IK का सबसेट है। AK प्लस 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, BK प्लस 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। ये वाला केस हो या ये वाला केस हो,
ए के प्लस 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, बी के प्लस 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, और इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, जैसे kth इंटरवल की लेंथ में डिनोमिनेटर में 2 पावर k माइनस 1 आई थी, इस k प्लस 1 इंटरवल में जो इसकी लेंथ है उसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर k आएगा, b माइनस ए ओवर 2 पावर k होगी। अगर तो ये प्रोसेस किसी स्टेप पे टर्मिनेट हो जाए, यानी हमें एक पॉइंट Pn मिल जाए कि f ऑफ Pn का आंसर 0 है, फिर तो हमारा मसला हल हो गया। Pn ही फंक्शन का रूट है, यही वो नंबर C है जो हम सर्च आउट कर रहे थे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो अब हमने क्या करना है? अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने इस्तेमाल करना है नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी का। हमारे पास ये जो I1, I2, I3 इंटरवल्स बन रहे हैं, इनमें हर नेक्स्ट इंटरवल जो है वो प्रीवियस इंटरवल का सबसेट आ रहा है। ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि ये नेस्टेड इंटरवल्स बन रहे हैं। अगर IN हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल्स हों, ये क्लोज्ड इंटरवल की नेस्टेड सीक्वेंस हो कि हर इस सीक्वेंस का जो नेक्स्ट सब इंटरवल है वो प्रीवियस सब इंटरवल का सबसेट हो, और अगर हम इनकी लेंथ का सेट बनाएं और उस लेंथ की सेट का इन्फिमम मालूम करें, अगर वो 0 आ जाए तो थ्योरम हमें गारंटी देता है कि एक नंबर C होगा जो हर सब इंटरवल में होगा। एक नंबर होगा C, ये नंबर यूनिक होगा, देयर एग्जिस्ट का सिंबल है और इसके साथ ये सिंबल डाल दे तो इसका मतलब है ऐसा एक ही नंबर एग्जिस्ट करेगा, ऐसा एक ही नंबर C हमारे पास होगा जो हर सब इंटरवल में होगा। ये जो अब हमने सब इंटरवल्स बनाए हैं I1, I2, I3 सो ऑन, ये सारे नेस्टेड इंटरवल्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनमें हर नेक्स्ट इंटरवल प्रीवियस इंटरवल का सबसेट है, और अगर इन इंटरवल्स की लेंथ वाले सेट का इन्फिमम मालूम करें वो भी 0 आ जाता है, तो थ्योरम हमें ये गारंटी देता है कि इन सब इंटरवल्स में, इन सारे इन्फिनिट इंटरवल्स में एक नंबर यूनिक ऐसा है जो हर एक में मौजूद है। वही नंबर C को हम साबित करेंगे कि वो नंबर C हमारा रूट है जिसके ऊपर f ऑफ C का आंसर 0 आ रहा है। अगर प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होता तो हमारे पास नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल्स IN बन रही है। इस तरह से बन रही है कि हर इंटरवल के फर्स्ट पॉइंट के ऊपर फंक्शन नेगेटिव और सेकंड पॉइंट के ऊपर फंक्शन पॉजिटिव है। nth इंटरवल की लेंथ b माइनस ए ओवर 2n माइनस 1 आ रही है। अगर इन इंटरवल्स की लेंथ वाला सेट बनाएं तो पहले इंटरवल की लेंथ b माइनस ए थी, दूसरे की b माइनस ए ओवर 2 थी जो पहले से हाफ हो गई, फिर मजीद हाफ हो गई और कम होती चली जा रही है। और अगर हम इसका इन्फिमम निकालें, जैसे समझ लें आप b माइनस ए अगर 1 हो तो 1, 1/2, 1/2 का स्क्वायर और सो ऑन। इस सेट का इन्फिमम हमने रियल एनालिसिस के चैप्टर 1 में कैलकुलेट किया हुआ है और हमने साबित किया हुआ है कि इसका इन्फिमम 0 है। सेम लाइंस के ऊपर इस सेट का इन्फिमम भी 0 आएगा। हमारे पास ये जो इंटरवल्स की लेंथ वाला सेट है इसका इन्फिमम 0 है। नेस्टेड इंटरवल थ्योरम की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई हैं, तो क्या गारंटी हो गई है हमें गारंटी हो गई है कि यूनिक C है जो हर इंटरवल IN में मौजूद है। हमारे पास नेस्टेड इंटरवल की प्रॉपर्टी के मुताबिक एक यूनिक C है जो हर IN में मौजूद है, और अब हम साबित ये करेंगे कि यही C हमारे पास वो नंबर C है जिसके ऊपर फंक्शन का आंसर 0 आ रहा है। ये जो C है हमारे पास ये हर AN और BN के इन बिटवीन है। यहाँ से अगर हम इस इनक्वालिटी का ये वाला पार्ट लें तो C माइनस AN जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, और C माइनस AN जो है वो ऑब्वियसली BN माइनस AN के मुकाबले में लेस है या इक्वल है। C AN और BN के इन बिटवीन है। C माइनस AN ग्रेटर इक्वल टू 0 है क्योंकि C AN से ग्रेटर इक्वल है, और BN और AN का डिफरेंस ज़्यादा है, C और AN का डिफरेंस कम है। C माइनस AN BN माइनस AN से लेसर इक्वल है, और BN माइनस AN हम देख चुके हैं वो B माइनस A ओवर 2 पावर n माइनस 1 है। इसी तरह से अगर हम इस इनक्वालिटी का ये वाला पार्ट इस्तेमाल करें तो BN माइनस C जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है,
और बी एन माइनस सी भी इस पूरे बी एन और ए एन के डिफरेंस से लेस आर इक्वल है। बी एन माइनस ए एन हमें मालूम है बी माइनस ए ओवर 2 पावर एन माइनस 1 है। जो सी माइनस ए एन है वो 0 से ग्रेटर आर इक्वल और b माइनस ए ओवर 2 पावर n माइनस 1 से लेसर इक्वल है। हम स्क्यूज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंसेस इस्तेमाल करने लगे हैं। ये जो 0 है ये भी हमारे पास एक सीक्वेंस है 0,0,0। अगर हम इसकी लिमिट सॉल्व करें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो वो 0 है। और ये जो बड़ी सीक्वेंस है b माइनस ए ओवर 2 पावर n माइनस 1, इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सॉल्व करें तो उसका आंसर भी 0 है। सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि ये जो दरमियान में हमारे पास सीक्वेंस है c माइनस ए एन, इसकी लिमिट भी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 के इक्वल ही होगी। इस तरह से जब हम इस साइड पर आए बी एन माइनस सी जो सीक्वेंस है वो 0 और b माइनस ए ओवर 2 पावर n माइनस 1 के इन बिटवीन है। इसमें भी क्योंकि छोटी सीक्वेंस 0 की लिमिट 0 है, बड़ी सीक्वेंस b माइनस ए ओवर 2 पावर n माइनस 1 की लिमिट 0 है, तो सैंडविच थ्योरम के मुताबिक बी एन माइनस सी की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 होगी। लिमिट को अलग अलग कर लें, ए एन को राइट साइड पर ले जाएं तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन का आंसर c है। इस तरह से यहाँ से लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बी एन का आंसर c है। मेरे पास दो सीक्वेंसेस बनी हैं ए एन और बी एन, दोनों डोमेन में शामिल हैं। दोनों सीक्वेंसेस सी को कन्वर्ज कर रही हैं और मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी का, जो ये कहता है कि सी अगर डोमेन में एक पॉइंट हो और कोई सीक्वेंस एक्सन डोमेन में से सी को कन्वर्ज करे तो सीक्वेंस एफ ऑफ एक्सन एफ ऑफ सी को कन्वर्ज करेगी। फंक्शन क्लोज इंटरवल पूरे ए बी पर कंटिन्यूस है तो ऑब्वियसली इसमें से मौजूद एक पॉइंट सी पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है। और सीक्वेंशियल क्राइटेरिया के मुताबिक एफ ऑफ ए एन जो सीक्वेंस है वो एफ ऑफ सी को कन्वर्ज करेगी। ए एन सीक्वेंस सी को कन्वर्ज कर रही है, एफ ऑफ ए एन सीक्वेंस एफ ऑफ सी को कन्वर्ज करेगी। और इसी सीक्वेंशियल क्राइटेरिया की मदद से सीक्वेंस एफ ऑफ बी एन जो है वो भी एफ ऑफ सी को कन्वर्ज करेगी। सीक्वेंस एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ सी को कन्वर्ज कर रही है, सीक्वेंस एफ ऑफ बी एन एफ ऑफ सी को कन्वर्ज कर रही है। बस एक बात साबित करना बाकी रह गई है कि एफ ऑफ सी जो है वो 0 के इक्वल है। उसके लिए हम इस्तेमाल करने लगे हैं इस बात का कि हमने ए एन कैसे चूज़ किए थे। हमने हर ए एन ऐसे चूज़ किया था कि एफ ऑफ ए एन नेगेटिव है। अगर हर एफ ऑफ ए एन नेगेटिव है तो एफ ऑफ ए एन सीक्वेंस की लिमिट जो है वो भी 0 या 0 से लेस ही होगी। एफ ऑफ ए एन की लिमिट 0 या 0 से लेस होगी और एफ ऑफ ए एन की लिमिट जो है वो इक्वल है एफ ऑफ सी के, यानी एफ ऑफ सी लेसर इक्वल टू 0 है। और याद करें हमने बी एन कैसे चूज किए थे। हमने बी एन ऐसे चूज किए थे कि हर एफ ऑफ बी एन जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर हर एफ ऑफ बी एन जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो भी 0 या 0 से ग्रेटर ही होगी। एफ ऑफ बी एन की लिमिट ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी और एफ ऑफ बी एन की लिमिट जो है वो इक्वल है एफ ऑफ सी के, यानी एफ ऑफ सी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से एफ ऑफ सी लेसर इक्वल टू 0 है, यहाँ से एफ ऑफ सी ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। क्या एक ही नंबर सी के ऊपर ऐसा मुमकिन है कि एफ ऑफ सी 0 से बड़ा आए और एफ ऑफ सी 0 से छोटा आए? आपको याद है कि एफ एक फंक्शन है, फंक्शन में हर पॉइंट के ऊपर आंसर यूनिक होता है, तो एफ ऑफ सी ग्रेटर देन 0 और एफ ऑफ सी लेस देन 0 मुमकिन नहीं है और ये दोनों इनक्वालिटीज होल्ड भी करनी है। तो इसका मतलब हुआ एक ही पॉसिबिलिटी है कि एफ ऑफ सी किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। तो ये जो हमारे पास 1 और 2 इनक्वालिटीज बनी हैं इनकी मदद से गारंटी हो गया है कि एफ ऑफ सी 0 है और यही सी तो हम ढूंढना चाह रहे थे। हमने एक ऐसा सी ढूंढ लिया है जो डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है और जिसके ऊपर एफ ऑफ सी का आंसर 0 है। ये हमने रूट लोकेशन थ्योरम को प्रूफ किया है जो हमें गारंटी देता है कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में जिनका रूट एग्जिस्ट करता है। हमने कहा यह है कि अगर फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन हो, रियल वैल्यूड फंक्शन हो
फंक्शन कंटिन्यूस हो, फंक्शन का इस इंटरवल में के फर्स्ट पॉइंट पर आंसर नेगेटिव, सेकंड पर पॉजिटिव हो, तो फिर एक नंबर सी मिलेगा जिस पे एफ ऑफ सी 0 होगा। इसी तरह से सारा प्रोसेस करते हुए अगर हमारे पास एफ ऑफ सी का आंसर पॉजिटिव हो और एफ ऑफ बी का आंसर जो है वो नेगेटिव हो, तो भी हम एक नंबर सी ढूंढ सकते हैं जिसके ऊपर एफ ऑफ सी 0 होगा। सिमिलर लाइंस पर अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करें, एक ऐसा नंबर सी ढूंढें जिस पे एफ ऑफ सी 0 है, इन कंडीशंस के साथ कि एफ ऑफ ए पॉजिटिव और एफ ऑफ बी नेगेटिव है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे।